उसे बता दूंगी। जहाँ तक आप ये बात कह रहे हैं ना कि लेक्चर रिकॉर्ड करने की परमिशन, तो मैं मेरे जहन में एक और चीज़ आई थी, दैट वाज कि मैं पावर पॉइंट के ऊपर आपको रिकॉर्डिंग करके, यानी मैं आपको सिर्फ स्लाइड्स फॉरवर्ड करती हूँ ना, तो उन स्लाइड्स के ऊपर ही रिकॉर्डिंग करके आपको फॉरवर्ड कर देती हूँ, ताकि जिन स्टूडेंट्स का भी प्रॉब्लम है वो रिकॉर्डिंग में उनको साथ ही मिल जाए स्लाइड्स के। दूसरी बात, जहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, मतलब ये कि अगर आपको लगता है कि आपको कोई टॉपिक या कोई ऐसी चीज़ है जो समझ में नहीं आई, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर करती हूँ। जो लेक्चर है ना पूरा, जब उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड करने लगो एलएमएस पे या कहीं पे भी, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मतलब रिकॉर्डिंग्स मेरे पास तो मेरे सिस्टम पे मौजूद है, लेकिन जब मैं वो अपलोड करती हूँ तो वो अपलोड नहीं हो रही। मतलब सर भी मना करें कि मूडल पे ना करें, और गूगल ड्राइव मेरी फील्ड है, तो अगर मैं पावर पॉइंट पे ही आपको रिकॉर्डिंग करके भेज दूँ तो वो आसान नहीं है। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा हुमायूं? दोनों सूरतों में आवाज़ तो मेरी ही है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि लास्ट लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ में ना आई हो, कोई कंफ्यूजन हो। हमने बात की थी ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है। हमने बात की थी कि बेसिकली ऑब्वियसली हमारा सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, एक सेकेंड मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक। अब ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक रिसोर्स एलोकेटर, एक कंट्रोल प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप अपने सिस्टम को एक्सेस करते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके मोबाइल में भी है, आपके कंप्यूटर में भी है, ठीक है। आप जब भी अपने सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं या अपने सिस्टम की किसी भी चीज़ को यूज़ करना चाहते हैं, किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज़ करना चाहते हैं या उसके हार्डवेयर को यूज़ करना चाहते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप अपने सिस्टम से अपनी मर्जी का काम ले सकते हैं। इसके अलावा जितने एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, अगर वो आपके हार्डवेयर से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है, वो मैनेज कर रहा होता है कि कब किस वक्त किस प्रोग्राम को रिसोर्स देनी है और कब उससे वापस लेनी है, ठीक है। सो बेसिकली जो आपके सिस्टम की मैनेजमेंट है और जो कंट्रोल है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हाथ में है, ठीक। उसके बाद हमने ये बात की थी कि अगर हम मतलब अब आप जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने पे सबसे पहले जो प्रोग्राम लोड होता है दैट इज़ योर बूटस्ट्रैप प्रोग्राम, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल को लोड करता है। आफ्टर चेकिंग ऑल द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल को लोड करता है। फिर कर्नल इज दी पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो थ्रू आउट जब तक आपका सिस्टम ऑन रहता है वो चलता रहता है, ठीक। उसके बाद हमने बात की थी कि अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के चलते हुए, मतलब आपने मतलब आपका सिस्टम ऑन हो गया, ठीक है, और सिस्टम ऑन होने पे आपको कोई यानी कि आपकी एप्लीकेशन प्रोग्राम को किसी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट है कि एक सेकेंड स्टूडेंट सेंटर में, सो आप का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट, नहीं, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट हो रहा है और आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आप किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें, तो वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है कि मतलब कौन से प्रोग्राम को जो है वो मेमोरी में लोड करना है। मल्टीपल प्रोग्राम्स मेमोरी में लोड हो सकते हैं या नहीं हो सकते, वो डिपेंड करता है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या फैसिलिटी है। अगर एक ही प्रोग्राम का साइज़ इतना बड़ा है कि वो मेमोरी में लोड, मतलब उसका साइज़ मेमोरी के साइज़ से बड़ा है, तो उसके कौन से पार्ट को मेमोरी में लोड होना चाहिए या उसे किस तरह मेमोरी को एक्सेस करना चाहिए, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। फिर हमने बात की थी, अच्छा इनमें एक 3 स्लाइड्स ऐसी थी जो आखिर में थी, मतलब मैंने जिस वक्त मैं आपको पढ़ा रही थी तो मैंने जो ऑपरेटिंग सिस्टम सिल्वर शॉट्स की जो स्लाइड्स वेबसाइट पे मौजूद हैं वो एज इट इज़ ले आई थी, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ पे कर्नल का जिक्र हुआ उसी जगह पे उन कर्नल के डेटा स्ट्रक्चर्स की स्लाइड्स भी होनी चाहिए थी, तो मैंने ये स्लाइड्स थोड़ी सी आगे पीछे की हैं और फिर आपको सेंड किया। तो इसमें कर्नल डेटा स्ट्रक्चर की स्लाइड्स हैं।
इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। हमने कहा जी ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल लोड होता है। आपको पता है कि हर प्रोग्राम, जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उस प्रोग्राम में उस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप सर्टेन डेटा स्ट्रक्चर सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको ये कहूँ कि जी आपने डेटा जो है वो मल्टीपल जगहों पे पड़ा होना चाहिए और वो आपस में लिंक्ड होना चाहिए, यानी मुझे ये पता होना चाहिए कि एक चीज़ जो है वो मतलब अपने सिस्टम की स्टोरेज को एफिशिएंट यूज़ करना है, ठीक है। बेशक जगह जगह पे चीज़ें पड़ी हों लेकिन वो सीक्वेंस में एक्सट्रैक्ट की जा सकें। तो आपको पता है कि आपने जो डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है दैट इज़ लिंक लिस्ट, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि नहीं, जहाँ पे कंसेक्यूटिव स्पेस फ्री होगी आपने वो यूज़ करना है, तो आपके जहन में फ़ौरन आता है कि नहीं, अब हम जो है वो कोई अरे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि एंट्री और एग्जिट एक ही जगह से हो तो आप फिर स्टैक बना लेते हैं, और अगर एंट्री और एग्जिट डिफरेंट जगह से हो तो आप क्यू बना लेते हैं। जैसे प्रिंटर के केस में, प्रिंटर पे जितनी जॉब्स आ रही होती हैं वो फर्स्ट आउट की बेसिस पे सॉल्व हो रही होती हैं, यानी वो क्यूज को इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। सो इसी तरह जब हम कर्नल की बात करते हैं तो कर्नल भी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स डिफरेंट उनके जो कर्नल्स हैं वो डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। सिंगल लिंक लिस्ट भी यूज हो रही है, डबल लिंक लिस्ट भी यूज हो रही है, सर्कुलर लिंक लिस्ट भी यूज हो रही है, ठीक है। और उसके अलावा बाइनरी सर्च ट्रीज भी यूज करते हैं कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम हैश फंक्शंस भी यूज करते हैं, बिट मैप्स यूज करते हैं। अब आप मतलब ये पढ़ाने का मकसद कि आपको ये मेरा ख्याल है लिंक लिस्ट से आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं, बाइनरी सर्च ट्री से भी वाकिफ होंगे, हैश फंक्शन से भी वाकिफ होंगे और बिट मैप से भी वाकिफ हैं, ठीक है। आपने क्या करना है कि जब मतलब एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर, यानी कि जब आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले होंगे तो एग्जाम से एक वीक पहले हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रेजेंटेशन रखनी है। मतलब एक केस स्टडी होगी जो आप तमाम स्टूडेंट्स ने मुझे प्रेजेंट करनी है 1 वीक बिफोर योर फाइनल एग्जाम्स, ठीक है। उसके अंदर आपने करना क्या होगा कि अब जैसे जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैंने बता दिया कि जी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कर्नल होता है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। आपने क्या करना है कि आपने शुरू में ही कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना है जिसे आप थ्रू आउट, जब जब भी हम जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के फीचर्स पढ़ेंगे आपने वो फीचर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में चेक करना है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपने सेलेक्ट किया है उसमें वो चीज़ कैसे इम्प्लीमेंट होती है, या वो उसमें कौन सा एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट हुआ है, या वो किस तरीके से प्रोसेस को मैनेज करता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने पढ़ लिया कि जी कर्नल का डेटा स्ट्रक्चर, मतलब कर्नल के डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। आपने देखना है जाके कि आपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट किया है उसका कर्नल कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है, ठीक है। साथ साथ आप स्लाइड्स बनाते जाएं। एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर आपने मुझे वो केस स्टडी प्रेजेंट करनी होगी। आपकी बुक में लिनक्स और मेरा ख्याल है विंडोज की केस स्टडी गिवन है, उसके अलावा बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, वास्ट फील्ड, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट वर्जन अवेलेबल हैं। आप कोई भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ले लें, इसका फ़ायदा ये होगा कि एट दी मतलब आपको खुद भी ये बात समझ में आएगी कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम में इम्प्लीमेंट कैसे हुई। अगर ये फिजिकल क्लास होती, जैसे मैंने कल ए सेक्शन के साथ भी ये बात की थी, तो फिर मेरी रिक्वायरमेंट ये होती कि हम कोशिश कर सकते हैं कि हम एक बहुत बहुत हाई फाई नहीं लेकिन एक छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम खुद बना लें, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली इट्स नॉट अ फिजिकल क्लास और वर्चुअल क्लास है। दूसरी बात ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो लाइव अवेलेबल भी नहीं है, ठीक है, तो मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि क्या कहते हैं, हम यानी कि बजाय इसके कि ऑपरेटिंग सिस्टम हम नहीं डिज़ाइन कर सकते, मैं कोडिंग असाइनमेंट्स आपको ज़रूर दूंगी। छोटे छोटे कोड्स हम ज़रूर लिखेंगे, जैसे हमने थ्रेड्स बना लिए या हम प्रोसेसेस अगर मल्टीपल आ रहे हैं तो उन्हें कैसे मैनेज करना है, वो चीज़ें हम ज़रूर करेंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर आप मुझे ये ज़रूर प्रेजेंट, मतलब केस स्टडी आपने ज़रूर प्रेजेंट करनी है। इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप होगी, 2 to 3 स्टूडेंट्स ईच ग्रुप में हो सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है। एक सेकेंड, मुझे लगता है स्टूडेंट्स हैं। एक सेकेंड।
चलो अब ये 40 मिनट्स की लिमिट ही पूरी होगी, 1 सेकंड ठहर जाओ। 40 मिनट्स अभी हुए तो नहीं है। जो वेटिंग में आ रहा है उसमें आप, वेटिंग में कोई है नहीं अभी बच्चे। अच्छा 4 मेंबर्स अलाउ करें, 4 मेंबर्स तो बहुत ज़्यादा नहीं है। वैसे भी वर्चुअल क्लास है, बनाना है एक ने है और सबमिट सबने करवा देना है। याद रखना है कि मेरा ख्याल है कि इतने तो आप लोग हैं कि अपने सीनियर से फीडबैक लेते हैं। जब मेरी प्रेजेंटेशन होगी तो फिर हर स्टूडेंट के इंडिविजुअल मार्क्स होंगे उसकी प्रेजेंटेशन की बेस पे। इसमें ये नहीं होगा कि अगर आपने एक प्रेजेंटेशन बना ली है और आपने सारी चीज़ें उसमें डाल दी हैं तो चारों के नंबर लग जाएंगे। चारों का अलग अलग वाइवा होगा, ठीक है, उनकी प्रेजेंटेशंस भी अलग अलग होंगी। तो ये याद रखें कि मार्किंग इंडिविजुअल इंडिविजुअल ही होगी। आपके पास अपना पार्ट होना चाहिए प्रेजेंट करने के लिए, उसी की बेसिस पे आपके नंबर लगेंगे। चलें ठीक है, मेंबर 4 अलाउ कर देते हैं। हुमायूं ने खुश नहीं होना है। ठीक, इसके बाद हम बात कर लेते हैं। उसके बाद हमने बात की, ये भी बड़ा क्लियर बात हो चुकी है कि जी इट्स अ रिसोर्स एलोकेटर, इट्स अ कंट्रोल प्रोग्राम। हम क्यों कह रहे हैं रिसोर्स एलोकेटर? कि अगर किसी प्रोग्राम को किसी रिसोर्स की ज़रूरत है, वो मेमोरी है, कोई हार्डवेयर डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। और मल्टीपल प्रोसेसेस अगर कंपीट कर रहे हैं फॉर सेम डिवाइस, तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी प्रोग्रामिंग की बेस पे डिसाइड करता है, यानी उसके प्रोग्राम के अंदर जैसे जो भी एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट हुआ उसकी बेसिस पे डिसाइड करता है कि कौन सी रिसोर्स कब किस प्रोग्राम को एलोकेट करनी है और जब एक प्रोग्राम उसको यूज कर ले तो कब उससे वापस ले लेनी है। ठीक, कंट्रोल प्रोग्राम है, ऑब्वियसली कंट्रोल प्रोग्राम है, तो क्योंकि वो तमाम कंप्यूटर की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात की इसकी ऑर्गेनाइजेशन की, इसके ऑपरेशंस, इंटरप्ट्स, ठीक है, ये सब चीज़ें हम कर चुके हैं। ठीक, अगर आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। बस एक मुझे प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, ये पूरे पूरे चैप्टर्स हैं जो हमने आगे जाके पढ़ने ही हैं, ठीक है। ये बेसिकली सिर्फ ये बता रहा है कि आपका जो मतलब कंप्यूटर है उसके अंदर ऑब्वियसली मल्टीपल डिवाइसेस मौजूद हैं, ठीक है। अब हर डिवाइस को ज़रूरत पड़ सकती है, मतलब जब आपके प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होते हैं तो वो मेमोरी को भी यूज़ करते हैं, उन डिवाइसेस को भी यूज़ करते हैं, ठीक। अब अगर मल्टीपल प्रोसेसेस को उन डिवाइसेस की ज़रूरत है तो होता क्या है कि इंटरप्ट जनरेट होता है, ठीक है, कि जी मुझे किसी पर्टिकुलर डिवाइस की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपका सिस्टम जो है वो मल्टी प्रोसेसिंग अलाउ करता है, ठीक है, या वो थ्रेड्स जो है मतलब इम्प्लीमेंट कर सकता है, तो क्या करेगा कि हर प्रोसेस के लिए थ्रेड बना देगा, ठीक है, और फिर उस थ्रेड को मेमोरी में लोड कर देगा, या एक प्रोसेस के मल्टीपल पार्ट्स को थ्रेड बना देगा और उसको मेमोरी में लोड कर देगा, ठीक है। अगर आपका सिस्टम जो है वो मल्टी प्रोसेसिंग को सपोर्ट नहीं करता तो वो क्या करेगा कि वो डायरेक्ट मतलब एट अ टाइम कोई एक डिवाइस ही मेमोरी को एक्सेस करेगी, ठीक है, और फिर जो भी रिजल्ट होगा वो उस डिवाइस को मिल जाएगा, ठीक। अब बेसिकली अगर मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, ठीक है, और उन्होंने डिवाइस को यूज़ करना है तो एक इंटरप्ट जनरेट होता है, ठीक है, उस वो यानी वो ये बता देती हैं कि हम मेमोरी या हम उस डिवाइस को एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है। और फिर जैसे ही वो डिवाइस अवेलेबल होती है तो फिर उस डिवाइस का डेटा
मतलब CPU के थ्रू मेमोरी में जाता है या मेमोरी से वापस आता है, ठीक है। ये आपकी जो डिवाइसेस हैं ये आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो सकती हैं, जो जिनको यूज़ करना है मल्टीपल प्रोसेसेस में, ठीक है। इंटरप्ट जनरेट होगा और इंटरप्ट जनरेट होने के बाद उन डिवाइसेस को उस वक्त तक वेट करना पड़ेगा जब तक वो डिवाइस उन प्रोसेसेस को, जिस भी प्रोसेस को उस डिवाइस को यूज़ करना है उसे उस वक्त तक वेट करना पड़ेगा जब तक वो डिवाइस अवेलेबल नहीं होती। जैसे वो डिवाइस अवेलेबल होती है, CPU जो है उस प्रोसेस को वो डिवाइस एलोकेट कर देता है और नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो मेमोरी में लोड कर देता है, ठीक है। मैम डीएम में डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है? जी बिल्कुल, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है कि डिवाइसेस, कुछ डिवाइसेस के पास ये राइट भी होता है कि वो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कर सकें, ठीक है। अगर मल्टी प्रोसेसिंग अलाउड है, ठीक है, तो ये भी होता है कि वो CPU के थ्रू जो है वो मेमोरी को, यानी CPU जो है वो उसके थ्रू जो है वो मेमोरी, वो इंस्ट्रक्शंस जो है वो मेमोरी में लोड हो रही होती हैं या प्रोग्राम प्रोसेस जो है वो मेमोरी में लोड हो रहा है, ठीक है। यस मैम। अच्छा, उसके बाद मैंने लास्ट क्लास में ये कहा था आपको कि आपने जो है कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट्स पढ़ के आना है, ठीक है। तो क्योंकि बेसिकली आसान है, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट्स बेसिकली हम पढ़ते क्यों हैं? पर्पस हमारा ये है कि हमने ये देखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किन किन एनवायरनमेंट्स में काम कर रहा है या किन किन एनवायरनमेंट्स के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाता है, ठीक है। Those environments are known as computing environments. एक आपके सिंगल स्टैंड अलोन पीसीज हैं, ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट जिसमें आप पर्सनल कंप्यूटर पे जो मर्जी काम करें, ठीक है। उसमें अगर आपको किसी से कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं है तो जो भी किसी सिंगल यूज़र की रिक्वायरमेंट होती है वो उस पर फुलफिल हो जाती है, ठीक है। एट अ टाइम कोई एक बंदा जो है वो काम कर रहा है, ठीक। मोबाइल ऑपरेटिंग या एनवायरनमेंट जो है वो एनवायरनमेंट है जो आपके मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर यूज़ हो रही है, ठीक है। फिर क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट, क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है कि जिसके अंदर आपके पास एक सर्वर अवेलेबल है, ठीक है, और क्लाइंट्स अवेलेबल हैं। याद रखना है कि जिस किस्म की एनवायरनमेंट होगी उसके लिए उसी किस्म का ऑपरेटिंग सिस्टम बनेगा। उसके रीजंस हैं, रीजंस कि अगर आपको एक स्टैंड अलोन पीसी है और उसके लिए आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है तो आप कभी भी क्लाइंट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर इंस्टॉल नहीं करते। आप उस पर वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं सॉरी जो सिंगल यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दे, ठीक है। लेकिन अगर एक नेटवर्क मौजूद है जिस पे मल्टीपल सिस्टम्स अवेलेबल हैं और उन सिस्टम्स में उस नेटवर्क की रिक्वायरमेंट ये है कि तमाम काम जो भी क्लाइंट्स कर रहे हैं वो किसी बॉस की परमिशन से करें, ठीक है। तो उसके लिए फिर आपको ज़रूरत पड़ती है कि जो क्लाइंट्स के सिस्टम्स हैं उनके ऊपर क्लाइंट का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो और जो सर्वर है उसके ऊपर सर्वर टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो। तो उसका रीज़न ये है कि जो क्लाइंट टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसमें उसी किस्म की फीचर्स होंगे जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। वो हर काम नहीं कर सकेगा, उसे हर काम के लिए परमिशन की ज़रूरत होगी फ्रॉम दी सर्वर थ्रू अ नेटवर्क। वो नेटवर्क जो है वो इंटरनेट भी हो सकता है या लोकल एरिया नेटवर्क भी हो सकता है, लेकिन वो हमेशा परमिशन लेगा फ्रॉम दी सर्वर टू डू सर्टन थिंग्स, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि जो खुद से वो कर सकता है और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि जो सर्वर की परमिशन के बगैर नहीं हो सकती। मैंने कल की क्लास में भी ये बात की थी कि मेरा ख्याल है कि उर्दू यूनिवर्सिटी में भी शायद ऐसी फैसिलिटी हो, लेकिन जैसे हम इस्लामिक यूनिवर्सिटी में अगर हमने यूएसबी कनेक्ट करनी है ना, तो जैसे ही हम यूएसबी अपने यानी कि जो स्टूडेंट्स वाले सिस्टम्स हैं अगर हम उन पे यूएसबी कनेक्ट करते हैं तो वो फ़ौरन कह देता है यू आर नॉट अलाउड टू कनेक्ट एनी हार्डवेयर, ठीक है। क्यों? इसलिए कि ऑब्वियसली अगर स्टूडेंट की यूएसबी में वायरस हो तो सारे सिस्टम नेटवर्क वो सब डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि उसकी परमिशन जो है वो उन्होंने दी हुई होती है सब, मतलब वो हमेशा क्लाइंट जो है यानी कि जब भी किसी ने यूएसबी यूज़ करनी है तो वो सर्वर के पास जाता है कि जी करनी है और फिर वहाँ से वो प्रोसेसिंग होती है। लेकिन वो क्लाइंट साइड